डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी पर आधारित इस वीडियो में हम लोग सिलेबस जो आपके लिए निर्धारित है उसका रिवीजन करेंगे और वीडियो के अंत में आपके अभ्यास हेतु कुछ मॉडल प्रश्न मैं दूंगा जो मेरे हिसाब से आपके लिए परीक्षा में मददगार साबित हो सकता है, आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकता है। गणित को समझ कर लिखिए, जितना लिखेंगे, जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ही आप उसमें परफेक्ट होंगे। कुछ चाहिए। अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस को देखेंगे तो बहुत बड़ा है, चाहे कि एक ही वीडियो में पूरा पढ़ लें तो पढ़ने को पढ़ लेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और आप जानते हैं कि जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी घट जाएगी। तो मैंने ये सोचा है कि इनमें से कुछ चैप्टर्स को लेके 4-4, 5-5 चैप्टर को लेके 2-3 वीडियो छोटे बना दिए जाए 15-15, 20-20 मिनट के, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और पढ़ने में थकावट भी नहीं होगी। इस वीडियो में हम लोग कोष्ठक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या के प्रगुण और प्रतिलोम और तत्समक इतने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और यहाँ से एक तरह से आपका सेकेंड सेमेस्टर चालू हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि परिमाप चाहे परिधि तो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल से ये जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो ये अब कायदे से विस्तार से हम लोग समझेंगे। परिमाप माने होता है बाहर, किनारा, परि माने बाहर और माप माने नापना। जैसे आपका खेत हो, खेत जानते हैं ना, खेत के चारों तरफ मेड़ होती है, माने उसका किनारा होता है, उसी को किनारे को नाप लें, किनारे की माप, बाहर की माप, किनारा, परिमाप, परि माने किनारा या बाहर है ना। तो ये बाहर का माप हम ले लें तो उसी को बोलते हैं परिमाप। तो बाहर को कैसे नापेंगे? एक बार यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ नापेंगे, फिर यहाँ से यहाँ नापेंगे, यहाँ से यहाँ नापेंगे और चारों नापों को जोड़ देंगे, उसी को बोलेंगे परिमाप। त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो इसको नापेंगे, पहली भुजा को, दूसरे को नापेंगे, तीसरे को नापेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। आयत को समझ ही लिए। वर्ग है तो वर्ग में भी वही है, चारों को नाप के जोड़ देना है, या एक ही को नापें और उसका 4 गुना कर दें। और वृत्त देखिए, वृत्त की त्रिज्या है r, तो इसके परिमाप का मतलब है कि किनारे की जो घुमावदार ये वाला है ना, इसी को नापना है। जैसे चूड़ी हो तो चूड़ी का किनारा जो है उसमें कितना लोहा लगा है, शीशा लगा है, उसकी नाप को क्या बोलेंगे? वृत्त का परिमाप बोलते हैं। और वृत्त के परिमाप का स्पेशल नाम है परिधि। इस छोटा सा प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 7 और 9 सेंटीमीटर की हैं, तो परिमाप ज्ञात करें। जैसा कि अभी हमने देखा कि त्रिभुज की भुजाएं अगर कोई भी नाप हो, परिमाप निकालना है। परि माने किनारे और उनकी माप, किनारे की माप 6 है, फिर 9 है और प्लस 7 है, इनको आप जोड़ लीजिएगा, परिमाप आ जाएगा। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के चारों भुजाएं हैं, इनका परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप निकालना हो तो या तो चारों भुजाओं को जोड़िए या 4 गुणे एक भुजा की माप। एक भुजा को यदि ये कहें तो 4 गुणे a, या गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो 4a। तो 4 तो ये वाला 4 है, और ये 4 a का मतलब ये 4, गुणा का निशान 4, हाँ ठीक है, 4 चौको 16 सेंटीमीटर। बस उत्तर ऐसे ही आ जाता है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, परिमाप निकालिए। क्या करते हैं देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 1 नंबर के हैं, तो आप बहुत बड़ा लिखेंगे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगेंगे तो तब भी 1 ही नंबर मिलेगा, और 2-3 लाइन काम की बातें लिख के उत्तर ला देंगे तब भी 1 ही नंबर मिलेगा। तो आप छोटे में ही लिखिएगा, बड़ा लिखेंगे तो 1 ही नंबर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अन्य सवालों को हल करने के में आपका टाइम न मिले, टाइम कम पड़ जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम
अब परिमाप निकालना है तो ये देखिए लंबाई फिर चौड़ाई जोड़ेंगे, फिर लंबाई जोड़ेंगे, फिर चौड़ाई जोड़ेंगे। इतना करने के बजाय यहाँ पे समझ लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, ये लंबाई और ये चौड़ाई एक ही बार यहाँ से यहाँ जोड़ लीजिए, और ठीक उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा तो 2 का गुणा कर लेते हैं। तो ये सूत्र है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई 8 + 6। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, 8 × 6 = 14 और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर होगा, देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, जब क्षेत्रफल होगा तब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सवालों को हल करते समय देख लेते हैं कि मात्रक एक ही जैसा है कि नहीं है। अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक आयत का परिमाप देखिएगा, परिमाप 28 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बताइए। देखिए ये बदल गया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। ये क्या करेंगे अब, ऐसे कैसे लगाएंगे भाई, सूत्र यही है, उलट गया है सवाल, परिमाप दिया है तो परिमाप कितना है, परिमाप लिख लेंगे 28, परिमाप की जगह पे 28, 2 की जगह पे 2, लंबाई पूछ रहा है तो यहाँ x लिख सकते हैं और चौड़ाई 6 दिया है। ये यद्यपि समीकरण बन गया, समीकरण अभी रिवीजन नहीं हुआ है लेकिन आप पढ़ चुके हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। 2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा 14 बराबर x + 6 और 6 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो -6 हो जाएगा और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर। देखिए पहले 8 सेंटीमीटर दिया गया था, वही वाला सवाल है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह का आता है। अच्छा, अब यहीं पे समझ लीजिए कि कल्पना करिए ये सवाल दिया गया है, आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यही ना करेंगे। छोड़ देंगे तो कितना नंबर पाएंगे, 0 नंबर पाएंगे। और यदि हम इतना लिख दें कि प्रश्न में दिया है, माने कुछ लिख दें, प्रश्न में दिया है चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 28 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख दें, भले आगे न लगा पाएँ, तो हो सकता है कि आपको आधा नंबर मिल जाए। तो छोड़ देने से बेहतर है कि जितना कर सकते हैं 1-2 लाइन वो आप लिख दें। है कि वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो परिधि बताइए। परिधि जहाँ हम लोगों ने अभी पढ़ा है, परिधि माने वृत्त का परिमाप ही है, व्यास माने ये वाली जो लाइन होती है बीचों बीच से जा रही है सेंटर से। तो इसका फार्मूला होता है c बराबर 2πr और 2 और पाई की जगह पर रखते हैं 22/7। पाई और 22/7 अलग अलग चीज़ें हैं। पाई जो है अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। वीडियो है इस पर डिटेल में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि पाई की जगह पे 22/7 क्यों रखते हैं, ये वीडियो में बताया गया है। फिलहाल 2 गुणे 22/7 और r त्रिज्या होती है, लेकिन यहाँ व्यास दिया गया है, व्यास बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास माने त्रिज्या का 2 गुना, तो यहाँ से r निकालेंगे 28/2 और ये आएगा 14। इस 14 को रखेंगे यहाँ, 7 दूनी 14 और 2 इसका गुणा कर लेंगे तो मेरे ख्याल से करने पे आएगा 88 सेंटीमीटर। अब आइए इनको पढ़ते हैं हम। इसमें सबसे आसान देखिए, ये वाला चैप्टर और ये दोनों चैप्टर से 1 नंबर का आएगा। दोनों पर ही बहुत ही बढ़िया वीडियो बना है, आपने देखा है। तो प्रश्न आते हैं प्रतिलोम और तत्समक क्या है, और निश्चित प्रश्न आते हैं, तो इसको हमको समझना जरूरी है। पहले तत्समक समझ लेना है। तत्समक 2 तरह के होते हैं, योगात्मक, नोट कर लीजिएगा भाई, ये महा इम्पॉर्टेंट चल रहा है, योगात्मक और गुणात्मक। अब आप बताइए योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं। 0 को, कोई भी प्रश्न हो योगात्मक तत्समक पूछा जाए तो 0 बताना है, गुणात्मक तत्समक पूछा जाए तो क्या बताना है, 1 बताना है।
सब प्रश्नों का यही उत्तर है। योगात्मक तत्समक 0, गुणात्मक तत्समक 1 आता है। प्रतिलोम, इस पर भी प्रश्न आता है। प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम या उल्टा। अब उल्टा का क्या मतलब है? अब उल्टा का मतलब बहुत तो ये समझ रहे हैं कि 3 ऐसे लिखा है तो उलट के ऐसे लिख देंगे, इसको नहीं बोलते हैं उल्टा। प्रतिलोम भी 2 तरह के होंगे, योगात्मक और गुणात्मक। प्रतिलोम और तत्समक में अंतर स्पष्ट ये रहेगा। तत्समक फिक्स हैं 0 और 1, और प्रतिलोम जो है ये संख्याओं पर निर्भर हैं। माने योगात्मक पूछा जाए, मान लीजिए 5 का पूछा जा रहा है तो चिन्ह बदल देना है, 2 तरह से उल्टा करना है। एक बार में चिन्ह बदलना, माने +5 है ना यहाँ, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -5। एक तरीका है कि चिन्ह उलट दीजिए, और दूसरा तरीका है कि ऐसे उलट दीजिए। 5 है तो 1/5, 1/5 है तो 5। -7/3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो चिन्ह उलाटेंगे, क्या हो जाएगा 7/3। ये माइनस था ना, ये प्लस हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम -7/3 का पलटी मार देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 3/-7। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। 2 तरह से उल्टा किया जा सकता है, चिन्ह उलट सकते हैं और अंश हर को उलट सकते हैं। ये भी खत्म हो गया। अब बचा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय। इस प्राकृतिक संख्या, इस पूरे पे बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आप डिटेल में देख लीजिएगा और तब हमें बताइएगा। यहाँ पे संक्षेप में जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या माने जो गिनती की संख्याएं हैं, ऐसे बढ़ती जाएंगी। ये ऐसा नहीं कि 4 ही पे ख़त्म हो गया या 10 पे ख़त्म हो गया। बहुत लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या का मतलब कि 10 पे जाके ख़त्म हो गई या 9 पे ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। गिनती की संख्या है तो सामान बहुत ज़्यादा होगा तो गिनती चलती जाएगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक 1 है और सबसे बड़ी कौन सी है ये मालूम नहीं चलेगा। इसी के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का क्या मतलब है? इसी संख्याओं के परिवार में 0 को जोड़ दें, ये सब तो रहेंगे ही, 0 को भी जोड़ देते हैं तो ये परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। पिछले वर्ष के पेपर में आया था, 1 साल पिछले या पिछले के। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी कौन है? ये डैश 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 इसमें भी है, आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा वाला नहीं मिलेगा। अब पूर्णांक क्या होते हैं? अब पूर्णांक का माने ये हो जाएगा भाई साहब कि अब इसमें भी बढ़ेगा। वीडियो में ये, इस पर वीडियो में मैंने कहानी भी सुनाया है कि कैसे एक दुल्हन आती है घर में। अच्छा, और जब माइनस वाले नंबर शामिल हो जाते हैं, नेगेटिव वाले, तो क्या हो जाते हैं? ये भी ऐसे चलता जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक में सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? ये मालूम नहीं चलेगा क्योंकि इधर भी डैश है, ये घटता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा वाला पूर्णांक कौन है? ये भी मालूम नहीं चलेगा। पूर्णांक 3 तरह के हैं, ये धनात्मक है, ये 0 है और ये ऋणात्मक है। इधर वाले सारे नंबर बाएं वाले से इधर वाले क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे 4 3 से बड़ा है, 4 जो है इसका पोजीशन इस साइड में है ना। अब -2 और -3 में कौन बड़ा है? तो जो इधर रहेगा वही बड़ा है। -2 बड़ा है -3 से। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि 4 बड़ा है 3 से, लेकिन -3 बड़ा है -4 से। जब माइनस का चिन्ह लग जाएगा ना तो ये पोजीशन उल्टी हो जाती है। का प्रश्न आया है कि कोई धनात्मक संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम से वो खुद बड़ा होगा कि ज़्यादा कम होगा। जैसे 10 है तो 10 का योगात्मक प्रतिलोम -10। कौन बड़ा है? धनात्मक वाला बड़ा होगा। अभी हमने क्रम भी देखा है कि 10 यहाँ से 0 1 2 ऐसे करते करते 10 यहाँ आएगा कहीं, और ये -1 -2 करते करते -10 यहाँ आएगा। तो देख रहे हैं ना, 10 की पोजीशन दाहिने साइड में है, और इसे इस रेखा को ही
ये एक रेखा खींच लिए और इस पे नंबर जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या को आपने रट लिया है कि P/Q के रूप में लिख लेंगे, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन ये आपको शायद ही मालूम रहता है कि P क्या है, Q क्या है। तो P और Q जो है पूर्णांक हैं, माने धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, और Q को छोड़ के, है ना, माने हर जो है जीरो ना हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे, और पीछे -1 -2 -3 ऐसे। कहने का मतलब कि जो भी नंबर हैं जो बटे के रूप में लिखे जाए पूर्णांक होने चाहिए, जैसे कि 5/2 हुआ, -8/9 हुआ, -7/-10, ये अंश और हर इन्हीं में से होने चाहिए, माने पूरे ये पूर्णांक होने चाहिए, और हर जीरो न हो, तो इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इनमें प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न ये आते हैं कि दो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या 0 और 1, 1 2 ये सब परिमेय है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ये आता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, माने असंख्य याद रखिएगा। बार प्रश्न पूछा गया है पिछले बार कि -24/45 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है, और ये विकल्प दिया गया है। ऐसा प्रश्न जब आवे तो आपको बताया गया है, अनुपात वगैरह वाले चैप्टर में भी मैंने बताया है, ये भिन्न टाइप है ना, केवल माइनस चिन्ह लग गया है, तो इसको थोड़ा काटें तो देखा जाए क्या हो रहा है। माइनस अपनी जगह पे रहेगा और कटेगा किससे, 3 से, 3 × 8 = 24, और देख रहे हैं ना, इतना आसान है, ये अपने आप आ जाएगा। बहुत सारी, माने इस नंबर के समतुल्य बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो देख लेते हैं कि किसको काटने पे जो ऑप्शन है, या तो -8/15 दिया रहे, अच्छी बात है, मिल गया है भगवान की दया से, या ऑप्शन को फिर काट के और इसके बराबर लाना पड़ेगा। यदि विकल्प नहीं है तो सारे ऑप्शंस को चेक करने पड़ते हैं। लास्ट चैप्टर इस वीडियो का कोष्ठक है, और कोष्ठक को हल करने के लिए बोडमास नियम का इस्तेमाल करते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ओ माने ऑफ या का, डी माने भाग, एम माने गुणा मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन जोड़ या योग, और एस माने सब्ट्रैक्शन माने घटाना। इसी क्रम में जब सवाल में एक ही साथ, जैसे कि यहाँ देखिए प्लस भी है भाग भी है, तो इस नियम से हल करते हैं। का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करे धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए। अब कोष्ठक भी 4 तरह के होते हैं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसी क्रम में हल करते हैं। ये भी एक क्रम है और ये भी एक क्रम है। क्रम का इस्तेमाल नहीं करेंगे सही तो प्रश्न क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक प्रश्न हमने जानबूझकर नोट किया है नियम को समझाने के लिए। अब यहाँ प्लस है और यहाँ भाग है, दो तरीके से यह हल हो सकता है। पहले हम 21 और 18 को जोड़ लें और 3 का भाग दे दें, बहुत सारे लोग करेंगे। तो 21 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, और ये भाग 3, तो उत्तर क्या हो जाएगा 13। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि पहले भाग करिए और तब जोड़ का क्रमांक आएगा, गुणा है नहीं तो नहीं करेंगे। तो कायदे से 18 में 3 का पहले भाग करना चाहिए। तो 21 और प्लस 18 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 6, उत्तर आया 27। आप देख रहे हैं कि दो तरह के उत्तर आ गए, 13 और 27। कौन सही है? नियम के अनुसार ये सही है। अब आप कहेंगे कि ये भी तो ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिएगा कि जो नियम बनाया गया है उसी के अनुसार काम करते हैं। अब आप चाहें तो पैर में पहले जूता पहन लीजिए फिर मोजा पहनिए, और चाहे पहले मोजा पहन लीजिए फिर जूता पहन लीजिए, और बताइए कि सही तरीका कौन सा है। समझ में आ गया होगा। आइए कुछ प्रश्न हल करते हैं जो पिछले प्रश्न में, पिछले पेपर में आया हुआ है।
हमारे सामने एक प्रश्न है, ये पिछले पेपर में आ चुका है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि सवाल दिया हो तो उसे कैसे हल करते हैं, तो यहाँ हम लोग अब विधिवत समझ लेते हैं। मान लीजिए कि पेपर में यह 15वां प्रश्न दिया है, आपको अपनी कॉपी में पहले सही सही उतारना है। ये 15वां प्रश्न आप मान के चलिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं बीच में उत्तर 15 या प्रश्नोत्तर 15, फिर यहाँ लिखेंगे हल सुंदर राइटिंग में, और फिर प्रश्न को सही सही उतारेंगे। ऐसा ना हो कि उतारने के चक्कर में गलत हो जाए, घबरा रहे हो, समय कम है, तो अगर गलत उतार लेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने गलत किया है, क्योंकि आपने तो प्रश्न ही बदल दिया अपने हिसाब से, और प्रोसेस सही होते हुए भी आपका उत्तर गलत आएगा और 0 नंबर मिलेगा। ये करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, और इसी नियम कोष्टक, फिरका, भाग, गुणा, जोड़, घटाना इसी क्रम में करते हैं। तो देखेंगे कि कहीं भाग है क्या, ब्रैकेट तो खैर है ही है, तो ब्रैकेट तो इसलिए लगाया गया है कि ये शुरू में माइनस है। पहले इनको हल कर लेंगे, इनके बीच में भाग है और बाकी को छोड़े रहिए। ये माइनस हमने छोड़ा है, -45 में -15 का भाग देंगे तो आएगा 3, माइनस और माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, और 45 और 15 का भाग 3 हो जाएगा। चिन्हों का भी गुणा भाग होता है और संख्याओं का तो होता ही है। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, और -3 और 5 का गुणा कर लीजिए तो आएगा -15। यहाँ माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पे 5 का प्लस है, प्लस लिखते नहीं हैं। आपको भी मैंने बताया कि एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है, गुणा कैसे करते हैं, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, DLED सेकेंड सेमेस्टर के प्ले लिस्ट में, उसको खोज लीजिएगा। तो अब देखिए अब क्या हुआ, अब तो ठीक ही है, यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो -5 -3 कितने हो जाएंगे, -8 और -15, तो ये -23, ये फाइनल उत्तर आ गया। और अंत में आंसर या उत्तर लिख देते हैं। इसके लिखने का मतलब है कि आपका प्रोसेस समाप्त हो गया, एक तरह से ये ताला है, आपका काम खत्म हो गया। ये नहीं लिखते हैं तो ये माना जाता है कि आगे अभी काम बाकी था, आपको आ नहीं रहा था, इसीलिए वहीं छोड़ के आप चले गए थे। देखिए एक सवाल है कोष्टक का, जिसमें सभी कोष्टकों का प्रयोग हुआ है। यहाँ रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। नियम से पहले छोटे वाले रेखा कोष्टक को हल करेंगे और बाकी को जस का तस उतारते जाएंगे जैसे जैसे है। -7, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये उतार लीजिए। अगली लाइन में छोटे कोष्टक को हल करेंगे और बाकी को उतारते चलेंगे। 12 माइनस ये 9 -3। अब देखिए यहाँ जो है छोटा कोष्टक लगा सकते हैं मझले की जगह पे, और बाहर जो है बड़ा कोष्टक भी कर सकते हैं, मझला भी कर सकते हैं। तो 14 माइनस 9 में से 3 जा, अभी ये लगा रहेगा। अब इसको 9 में से 3 जाएगा तो 6, 12 माइनस ये बड़ा कोष्टक है, छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, 14 माइनस, अब 12 में से 6 जा 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 14 में से 6 8, ये उत्तर आया। ये स्टेप बाय स्टेप करना है। अब एक प्रश्न बार बार आता है आपके पेपर में ये वाला कि इसको हल करिए, तो कर दीजिए। गुणा ही तो है, ये ब्रैकेट है और x का गुणा करना है, तो x का y में गुणा होगा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, x का z में गुणा होगा, तो आएगा x इंटू जेड। इसी तरह y का z में गुणा, yz, y का x में गुणा, yx, और प्लस ये वाला प्लस zx माइनस zy। आप देख रहे हैं xy पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, xz पॉजिटिव निगेटिव, yz ये सब कट कुट के उत्तर आ गया 0। ये कई बार आ चुका है।
पिछले वीडियो में आप लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे कमेंट के माध्यम से कि रफ का कार्य क्या पिछले पन्ने पे कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पन्ना पलटने में, जहाँ पे आप हल कर रहे हैं और पिछले पन्ने को पलटने में समय जाया ना हो, और छोटा मोटा रफ करना है तो जो हमने बताया था कि लाइन खींच लेनी है और यहाँ सामने भी कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बताया है कि प्रश्न को छोड़ना नहीं है, 1-2 लाइन कुछ भी सवाल में ही जो दिया हो उसी को उतार लेते हैं कि प्रश्न में दिया है कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो आधा नंबर हो सकता है कि एग्जामिनर आपको दे दें। अगली बात कि काटा पीटी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। यदि कोई प्रश्न आप लगा रहे हैं गलत हो जाए तो पूरा काट दीजिए और अगले साफ पन्ने पे लिख लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके अभ्यास के लिए कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप उनका प्रैक्टिस करिएगा।